हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विमर्स सीयूटी क्लासेस। इस सेगमेंट के अंदर हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका जो सिलेबस है सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो हम वन बाय वन कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी सम 50 एमसीक्यूज जो सीयूटी के अकॉर्डिंग आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपकी सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड अ प्रोसेस बिकॉज इट, मैनेजमेंट कंसीडर्ड किया जाता है कैसे? एज अ प्रोसेस। क्यों? इज अ वन टाइम एक्टिविटी, नहीं। इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ कंटिन्यू फंक्शंस, इज ओनली डन बाय टॉप मैनेजर्स, या फोकसेस ओनली ऑन प्रॉफिट। ये हमने पढ़ा है। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसीलिए इसको क्या कंसीडर करते हैं? एक प्रोसेस जो वन बाय वन होता रहता है। इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? प्लानिंग आती है सबसे पहले, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। और ये सर्कल पूरा वन बाय वन ऐसे ही घूमता रहता है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की इनमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, एंड सी स्टैटिक इन नेचर, एंड देन डी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मैनेजमेंट की? स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक मीन्स फिक्स, फिक्स हो जाना। क्या मैनेजमेंट ऐसा फंक्शन है जो फिक्स रहता है? नहीं। थर्ड क्वेश्चन है द लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स इज। कौन सा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और ऑल लेवल्स इक्वली। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा क्या करता है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, करवाने के लिए। यानी कि जो पॉलिसीज बना दी है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, वो इम्प्लीमेंट कौन करवाता है और किससे करवाता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट से। कौन करवाता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा। Now fourth question is which level of management directly supervises workforce? कौन सा? which level, कौन सा level of management है जो directly supervise करता है workers को? top level, middle level, supervisory और operational level, और board level। कौन करता है supervise? नाम ही है supervisory और operational level। फिफ्थ क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, क्योंकि इट इज डन ओनली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई होता है, या फिर इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इज डन ओनली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इज डन ओनली इन इंडिया। क्या ये इंडिया में ही सिर्फ फॉलो किया जाता है? नहीं, इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कौन? मैनेजमेंट। Now the sixth question is which function of management ensures that actual performance matches planned performance? ऐसा कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कहा गया है कि मेरी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो मैच होनी चाहिए किससे? मेरी प्लान परफॉर्मेंस से। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और स्टाफिंग। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नाउ आपका सिक्स क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड देन उसके ऑप्शंस दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। और वहीं सेकंड स्टेटमेंट है द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेस आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। ठीक है, स्टेटमेंट हमने दोनों अच्छे से पढ़ ली है। पहली स्टेटमेंट में क्या कहा है कि मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मतलब उसको मैं अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकती हूँ, अपनी जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो कर सकती हूँ। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या है? द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एनीथिंग, एंटरप्राइज या फिर बिजनेस, आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिकली, सोशल या पॉलिटिकल। अब आपको ये बताना है क्या स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, या फिर स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, या बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑफ कोर्स क्या ऑप्शन क्या है? डी, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। स्टेटमेंट दिया जाती है या फिर एक केस स्टडी आ जाती है, आगे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है एंड देन ऑप्शन जो भी आपका राइट है उसको
टिक करना है. Now the seventh is manager of ABC Limited is able to produce target production of 10,000 units but at a higher production cost. This indicates केस स्टडी है यहाँ पे. कोई भी मैनेजर है एबीसी लिमिटेड के इज एबल टू प्रोड्यूस कितना, उनका टारगेट प्रोडक्शन कितना है. टारगेट मींस उन्होंने पहले से ही प्लान्ड जो है, ठीक है, जो प्लान परफॉर्मेंस उन्होंने पहले ही बताई कि हमारा कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन होना चाहिए बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट. हायर प्रोडक्शन कॉस्ट मिल रही है. दिस इंडिकेट्स मैनेजर वाज एफिशिएंट या मैनेजर वाज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बोथ, या फिर सी ऑप्शन है मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट, मैनेजर वाज नीदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव. कौन सा ऑप्शन बनेगा? हमको एफिशिएंट का और इफेक्टिव का दोनों का मतलब पता है, बिल्कुल पता है. तो सेवेंथ का आपका ऑप्शन होगा डी. सेवेंथ ऑप्शन क्या है? मैनेजर वॉज नीदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव. मैंने आपको बताया था एफिशिएंट दैट मीन्स वर्किंग एबिलिटी कैसी होनी चाहिए, जो फास्ट मतलब कम टाइम में ज्यादा काम कर ले, और इफेक्टिव मिनिमम कॉस्ट में. लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, मेरी हायर कॉस्ट आ रही है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैनेजर वॉज नीदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव. नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज. ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्या है? रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज एंड सोसाइटी इज कॉल्ड. अब यहाँ पर क्या चीज होती है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है या सोशल ऑब्जेक्टिव है? सोसाइटी के लिए काम हो रहा है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, तो ये मेरा क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. Now the ninth question is which of the following is an example of personal objective of management. Personal objective का example कौन सा है? Earning profit, survival of the organization, employee job satisfaction and growth, या फिर market expansion. Personal की बात हो रही है. Personal objective of management यहाँ पे क्या होगा? Earning profit. Earning profit. क्योंकि अगर survival of the organization होगा तो that means यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में किसकी बात हो रही है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल की बात हो रही है. ठीक है, और यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट दैट मीन्स बस पर्सनल हम अपना देख रहे हैं जो भी ऑब्जेक्टिव है. विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कोऑर्डिनेशन. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब है कोऑर्डिनेशन के लिए? कोऑर्डिनेशन मीन्स एक के साथ मिलकर काम करना. ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी करना, कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना. It is needed only in large organization. It is a separate function performed occasionally. It integrates group efforts toward common goal. या it is required only at the top level. Coordination कहाँ होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए, और इसका काम क्या होता है? सबको मिलाना. ठीक है, सबको मिलाना किसके लिए? एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी. अगेन ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं. ठीक है, केस स्टडी होगी एंड देन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा. ठीक है, अब यहाँ पर अ मैनेजर एट ए कंपनी अलाउड क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड अ प्रोडक्शन ऑफिसर इवन दो इट बाईपास द यूजुअल चेन ऑफ कमांड. चेन ऑफ कमांड दैट मीन्स मुझे कमांड कौन देगा? टॉप लेवल देगा, मिडिल लेवल देगा. मिडिल लेवल को कौन देगा? टॉप लेवल. एंड देन लोअर लेवल को मिडिल लेवल कमांड करेगा. टू सॉल्व एन अर्जेंट कस्टमर इशू. कोई एक अर्जेंट कस्टमर इशू था, किसके पास आया वो, उसके लिए क्विक कम्युनिकेशन चाहिए थी बिटवीन किसके? सेल्स एग्जीक्यूटिव के एंड अ प्रोडक्शन ऑफिसर इवन दो इट बाईपास्ड द यूजुअल चेन ऑफ कमांड. तो ये किसका पार्ट है? विच कंसेप्ट ऑफ फ्योल प्रिंसिपल हमने पढ़े थे? इज बीइंग यूज्ड. स्केलर चेन, गैंग प्लैंक, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और सेंट्रलाइजेशन. किसका प्लान है ये? किसका पार्ट है? गैंग प्लैंक का, जो स्केलर चेन के अंदर आता है. अगर मुझे किसी डायरेक्ट बताया था ना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मुझे क्या करना होता है? एक हायरार्की फॉलो करनी होती है कम्युनिकेशन करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. लेकिन अगर मुझे क्या है, किसी से डायरेक्ट बात करनी है, तो मैं कोई बहुत बड़ा इशू है तो मैं डायरेक्ट किसी भी पर्सन के पास जा सकती हूँ और उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हूँ. ये जो डायरेक्शन है इसको मैं क्या कहती हूँ? गैंग प्लैंक. ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कंसेप्ट इज टू, अब ये जो हमने पढ़ा है, ये वाली जो केस स्टडी हमने पढ़ी है, द मेन पर्पस ऑफ दिस कंसेप्ट इज टू मेंटेन स्ट्रिक्ट हायरार्की, क्या यहाँ पे स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो कर रहे थे? नहीं। स्पीड अप कम्युनिकेशन इन इमरजेंसीज, यही फॉलो हुआ है ना, स्पीड अप कम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि डायरेक्ट मैं किसके पास गई हूँ? मैनेजर के पास गई हूँ इन इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी था। कौन से इशू को रिजॉल्व करने के लिए? एक अर्जेंट कस्टमर इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये किसका पार्ट है? स्पीड अप कम्युनिकेशन इन इमरजेंसीज। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अ फर्म ensure that all activities related to one objective were under one manager and one plan. Which principle is this? एक फर्म के अंदर क्या होना चाहिए? एक ही मैनेजर होना चाहिए और उनका एक ही प्लान होना चाहिए। तो ये किस प्रिंसिपल में कहा गया है? कौन से प्रिंसिपल के अंदर कहा गया है? यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर, या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर, स्केलर चेन के अंदर, या डिसिप्लिन के अंदर? वन मैनेजर और वन प्लान के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? हेनरी फ्योल, या एल्टन मायो, एफ.डब्ल्यू. टेलर, या कॉन्स? फ्योल प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना, साइंटिफिक, ठीक है। Which principle states that organizational interest should be above personal interest? कौन से प्रिंसिपल में ये कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी अबव होने चाहिए? किससे? पर्सनल इंटरेस्ट से। मेरे पर्सनल इंटरेस्ट बाद में आएंगे, पहले मेरा क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट आएगा। इक्विटी में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी डिसिप्लिन में, या फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, या ऑर्डर के अंदर? यहाँ पे आपका जो लास्ट ऑप्शन है जो आपको नहीं दिख रहा है, दैट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर के अंदर तो बिल्कुल नहीं आना है मैम। किसका पार्ट है जहाँ पे मेरा ऑर्गेनाइजेशनल पहले आना चाहिए? पर्सनल इंटरेस्ट से। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑप्शन के अंदर ही दिख रहा है हमें साफ साफ। Now the 16th question is job security of employees is related to which principle? job security के कौन से principle के अंदर बताते हैं इसके बारे में? initiative, stability of tenure of personal, centralization और order? again option B, stability of tenure of personal, मतलब पर्सनल के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए उसकी, किसके लिए? जॉब के लिए। अगर उसे ये डर नहीं रहेगा जब भी वो काम करने आ रहा है बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि मेरी जॉब चली जाएगी, ठीक है, अगर ये डर खत्म हो जाएगा तो वो अपनी इफेक्टिवनेस या एफिशिएंटली काम करेगा। नाउ द 17th क्वेश्चन इज अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड? कौन से प्रिंसिपल में कहा है कि अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी? क्या ये दोनों चीजें एक हैं? अथॉरिटी क्या होता है? किसी को ऑर्डर देना। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होना किसी काम के लिए। तो ये किस कौन से प्रिंसिपल के अंदर होता है? डिसिप्लिन के अंदर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर और इक्विटी? ऑप्शन के अंदर ही लिखा हुआ है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड फोकसेस ऑन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी मतलब एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना, कम्युनिकेट करके रहना, ठीक है। तो कहाँ पर ये चीज कौन से प्रिंसिपल के अंदर होती है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? या फिर कॉर्पोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, स्ट्रिक्ट सुपरविजन, या फिर वेज रिडक्शन, सॉरी दैट मीन्स कॉर्पोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इन्हीं के बीच में क्या होनी चाहिए? हार्मनी होनी चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। मिलजुल कर काम करना है। वर्कर्स तभी सुनेंगे मैनेजमेंट की जब उनके लिए काम किया जाएगा या उनके बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। नाउ द 19th क्वेश्चन इज सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन मतलब अथॉरिटी concentrated at top level, authority shared at all level, no authority system, या employees independency। सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक के हाथ में पावर होना, दैट मीन्स ऑप्शन ए, अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एट टॉप लेवल, ठीक है। टॉप लेवल के पास ही क्या है? पावर्स है। वो क्या कर सकते हैं? पॉलिसीज बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं पॉलिसीज को। नाउ द 20th क्वेश्चन इज
द इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स। ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्या क्या, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, इन सारों का, सबका कौन से इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन सारी एक्टिविटीज के बारे में कौन से इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ते हैं हम, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू, बिजनेस इन्वायरमेंट पूरा चैप्टर है, हमने पढ़ा है इंटरनल फैक्टर्स ओनली या एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज ओनली या मार्केट कंडीशंस ओनली। यहाँ पर किसके बारे में पढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर किसको कब बोला जाता है? सोशल फैक्टर टैक्स पॉलिसी को बोला जाता है? नहीं। कंज्यूमर लाइफस्टाइल एंड प्रेफरेंस, इंटरेस्ट रेट या गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, इन चारों में से किसको हम एज अ सोशल फैक्टर बोलते हैं? तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को या कंज्यूमर लाइफस्टाइल एंड प्रेफरेंस को, कंज्यूमर लाइफस्टाइल और कंज्यूमर के प्रेफरेंस को ही क्या बोलती हूँ मैं? सोशल फैक्टर बोलती हूँ। यहाँ पर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पर्सनल सैलरी ऑफ मैनेजर या फिर कल्चर। ये भी हमको पता है, पर्सनल सैलरी ऑफ मैनेजर, क्योंकि ये तो चीजें क्या है, ये तो इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं, किसके? बिजनेस के। एक और केस स्टडी है आफ्टर 1991, 1991 में क्या आया था? इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, एलपीजी जिसको हम बोलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन removed licensing requirement for many industries and reduced restrictions on private sector companies. This allowed businesses to operate more freely. ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपकी, पूरा केस है। अब which economic reform is highlighted here? privatization, liberalization, globalization और nationalization। मतलब मुझे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कैंसिल कर दी गई थी कि भाई आप आओ, सेटअप हो और आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो ये किसका पार्ट है? प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है, लिबरलाइजेशन का पार्ट है या ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है या नेशनलाइजेशन का पार्ट है? प्राइवेटाइजेशन। ओके, 24th इज आपका प्राइवेटाइजेशन और सॉरी इट इज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, लिबरलाइजेशन। लिबरल बना रहे हैं, ठीक है, लोगों को क्या कर रहे हैं? फ्रीडम दे रहे हैं कि वो आए और यहाँ पर सेटअप हो। ऑफ कोर्स प्राइवेट फर्म्स हैं ये, ठीक है, लेकिन मैं उसको किस में काउंट करूंगी? लिबरलाइजेशन में, लिबरल बना रहे हैं। 25th क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिफॉर्म वाज। ठीक है, कौन सा? यही जब एलपीजी वाला जो रिफॉर्म आया था, यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या गवर्नमेंट कंट्रोल को इंक्रीज करना था? नहीं, रिड्यूस करना था। रिड्यूस कंपटीशन, रिमूव अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस या क्लोज प्राइवेट फर्म्स। ऑप्शन सी, रिमूव किया था किसको? अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को ऑन बिजनेस, क्योंकि हमें क्या बनना था? हमें इंडस्ट्रीज लगानी थी। ठीक है, हमने रेस्ट्रिक्शंस हटाने थे ताकि लोग आए और अपना बिजनेस सेटअप करें, जिससे हमारी क्या हो? जीडीपी इंक्रीज हो, है ना। वहां पर बहुत ज्यादा हमारी जो जीडीपी थी वो बहुत ज्यादा लो थी, और मेरी जो इकोनॉमिक यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमिक हालत है उसमें भी इंक्रीमेंट हो, ठीक है, वो बेटर हो। 26 क्वेश्चन है द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर इज कॉल्ड। difficulty in understanding business environment due to multiple factors is called dynamic nature, complexity, interrelatedness या stability। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए, ठीक है, क्या बनाता है? डिफिकल्ट बनाता है। डायनामिक इन नेचर है क्या, या फिर कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट, या फिर इंटररिलेटेडनेस है, या बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है? तो कॉम्प्लेक्स है, तभी तो मुझे डिफिकल्टी हो रही है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए। ठीक है, एक और केस स्टडी है। अ फर्म नोटिस्ड दैट
कस्टमर्स वर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई कस्टमर है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ऊपर शिफ्ट हो गया है। इट इंट्रोड्यूस्ड बायो डिग्रेडेबल पैकेजिंग टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ठीक है, के समझ में आ गया। विच इन्वायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिसीजन, तो ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट फैक्टर था जिसने इन्फ्लुएंस किया इस डिसीजन को लेने के लिए शिफ्टिंग वाला। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो कौन सा प्रेफरेंस के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड सेट इट्स सेल्स टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड डिसाइडेड द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अचीव इट। ठीक है, सेल्स टारगेट रखा फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, अगले साल के लिए, एंड डिसाइड द स्टेप रिक्वायर्ड टू अचीव इट। अब ये किसका पार्ट है, विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज बीइंग परफॉर्म, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने कुछ प्लान किया है, ठीक है, सेट टारगेट किया है। तो जब मैं क्या करती हूँ, कोई चीज प्लान करती हूँ, तो वो किसका, मैनेजमेंट का कौन सा पार्ट है, कौन सा फंक्शन है प्लानिंग के अंदर। सेटिंग टारगेट रेफर्स टू, सेटिंग टारगेट मतलब मैं कोई टारगेट सेट कर रही हूँ फ्यूचर के लिए, पॉलिसी का पार्ट है, ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, बजट है या स्ट्रेटेजी है, किसका पार्ट है ये, स्ट्रेटेजी का पार्ट है। Now the 30 question is, which of the following is a now your 30 question is, which of the following is a single use plan। single use plan मतलब एक ही बार में मैंने बनाया और उसको फिर एक्टिविटी मैंने कंप्लीट किया और खत्म हो गया। ये किसका पार्ट होता है, पॉलिसी का, रूल का, बजट का या फिर प्रोसीजर का। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी बाय। प्लानिंग अनसर्टेनिटी तो रिड्यूस करती है, लेकिन किसकी वजह से, एलिमिनेटिंग रिस्क कंप्लीटली, एनालाइजिंग फ्यूचर कंडीशंस, इग्नोरिंग चेंजेस या फिर रिड्यूसिंग प्रोडक्शन। किसकी वजह से, एनालाइजिंग फ्यूचर कंडीशन। प्लानिंग में मैं यही करती हूँ ना, फ्यूचर के बारे में जो भी मेरी कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग प्लान करती हूँ। ठीक है, 32 क्वेश्चन इज, प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज, परवेसिव मतलब यहाँ पर जहाँ जो हर जगह यूज हो, ठीक है, एवरीवेयर। इट इज डन ओनली बाय टॉप मैनेजमेंट, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, इट इज ऑप्शनल, इट इज डन ओनली वन। तो प्लानिंग कहाँ यूज होती है, हर जगह यूज होती है, तो दैट मीन्स इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। द लास्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज, प्लानिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था, तो उसका लास्ट स्टेप क्या है, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन या फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो फॉलो अप एक्शन इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। 34th क्वेश्चन इज, a company compared actual performance with planned targets and took corrective action. This shows the relationship between planning and किसके बीच में होता है ये रिलेशनशिप, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में, जहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान टारगेट से बैलेंस करती हूँ, एंड देन उसको अगर अच्छा नहीं है या मुझे कोई लॉस दिख रहा है तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, कोई करेक्टिव एक्शन लेती हूँ। तो ये किसके साथ रिलेशनशिप बनाती है, प्लानिंग कंट्रोलिंग के साथ। The top management of a firm decided the long-term approach to face competition in the market. Top management जो भी है, ठीक है, of a firm decided the long-term approach, किसको फेस करने के लिए, competition in the market. Identify the plan. तो ये कौन सा प्लान है, स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, ये रूल का पार्ट होता है, प्रोसीजर का पार्ट होता है या फिर बजट का पार्ट होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। मैं क्या बना रही हूँ, स्ट्रेटेजी बना रही हूँ कि मैं कैसे कंपटीशन से सर्वाइव करूँ, किसमें, जो मार्केट में हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रेटेजी इज मेनली कंसर्न विद, स्ट्रेटेजी किससे कंसर्न होती है, रूटीन डिसीजंस, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, डेली ऑपरेशंस, एम्प्लॉय डिसिप्लिन। स्ट्रेटेजी किसका पार्ट है ये, तो स्ट्रेटेजी यहाँ पर डेली ऑपरेशंस है, नहीं, एम्प्लॉय डिसिप्लिन है, नहीं, रूटीन डिसीजन है, नहीं, बी ऑप्शन, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी में मैं लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन के बारे में पढ़ती हूँ। बिफोर प्रिपेयरिंग ए प्लान, केस स्टडी अगेन,
अ मैनेजर कलेक्टेड डाटा अबाउट मार्केट ट्रेंड्स, मैनेजर ने क्या करा, डाटा कलेक्ट किया किसके बारे में, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, कस्टमर डिमांड एंड कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारा डाटा मैनेजर ने कलेक्ट किया है। विच स्टेप ऑफ प्लानिंग इज दिस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स या इम्प्लीमेंटिंग प्लान। तो इसमें से कौन सी एक्टिविटीज है जो यहाँ पर फॉलो की जा रही है, किस कौन कर रहा है, और मैनेजर। तो यहाँ पर सेलेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेस, प्लानिंग किसको बेस प्रोवाइड करती है, कौन से फंक्शन को, कंट्रोलिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग ओनली, या रिक्रूटमेंट के लिए। तो रिक्रूटमेंट तो बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, डायरेक्टिंग ओनली, स्टाफिंग ओनली, या कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग अगेन, ऑप्शन ए। नाउ विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉलोज प्लानिंग, प्लानिंग को कौन सा फंक्शन फॉलो करता है आगे, प्लानिंग के बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन रेफर्स टू, डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब एक तो सेंट्रलाइजेशन आपको बताया था, दैट मीन्स जहाँ पर पावर सिर्फ एक के पास है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को, सॉरी, और डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब मैंने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है किसकी, पावर। हायरिंग एम्प्लॉयज, ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स, गिविंग सैलरी और मेकिंग प्लान्स, किसके लिए, बी ऑप्शन के लिए, दैट मीन्स ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट। आपका 41st क्वेश्चन, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज नोन एज, किसके अंदर किसका पार्ट है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस, कोऑर्डिनेशन का, डेलीगेशन का, या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का, किसका पार्ट होता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे डेलीगेशन क्यों, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, एक कोई एक क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, और किसी एक को ऑर्डर दिया जा रहा है, और वो रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, और ये दोनों ही किसका पार्ट है, डेलीगेशन का पार्ट है। द मेन objective of organization is to achieve goals efficiently, increase paperwork, reduce authority या avoid planning। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजिंग का वर्क क्या होता है, अचीव गोल एफिशिएंटली, ठीक है। और कौन सा गोल होता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है। अगेन एक केस स्टडी है, एबीसी लिमिटेड डिवाइडेड द टोटल वर्क इनटू स्मॉल टास्क, एक बहुत बड़ा एक्टिविटी थी जिसको स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया है, एंड असाइन देम टू डिफरेंट एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अब ये किसका पार्ट है, मतलब कोई भी काम किसको असाइन किया जा रहा है, एम्प्लॉयज, डिफरेंट एम्प्लॉयज को असाइन किया जा रहा है। तो अब विच स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज रिफ्लेक्टेड हियर, डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, या फिर डेलीगेशन। आइडेंटिफिकेशन, काम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब उस काम को करने की सबसे अच्छी स्किल किसके पास है, वो आइडेंटिफाई करके डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है आपका, सेकंड ऑप्शन के अंदर। दिस स्टेप्स हेल्प्स इन, अब ये जो स्टेप है ये किस लिए हेल्पिंग है, इंक्रीजिंग कंफ्यूजन के लिए नहीं, स्पेशलाइजिंग एंड एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग अकाउंटेबिलिटी, और अवॉइडिंग कोऑर्डिनेशन, कौन सा, बी पार्ट, बी ऑप्शन, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। जब मैं अपना काम किसी स्पेशलाइज पर्सन को दूंगी तो उसके काम में क्या होगा, एफिशिएंसी होगी, कम टाइम में कम काम करके देगा वो। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी बी। Now 45th is which of the following is not a step in organizing process, organizing का इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनिंग ड्यूटीज, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, या फिर establishing रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, राइट, ये हमने पढ़ा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी। 46 इज डेलीगेशन मीन्स,
डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्लानिंग? इसमें से कौन सा डेलीगेशन का मतलब है? तो यहाँ पर ट्रांसफर होता है किसका? अथॉरिटी का भी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का भी। ठीक है, अथॉरिटी दैट मीन्स ऑर्डर भी दिया जाता है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी जाती है। नाउ 47th इज which structure is suitable for large organizations with multiple products? अब जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं विद मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है, जिनकी प्रोडक्ट लाइन बताया था, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर प्रोडक्ट लाइन अगर बड़ी है किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर इज सूटेबल? फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ये हमने पढ़ा था। कोई एक फर्म है जो फर्म है क्लॉथ भी बना रही है, ठीक है, यहाँ पर फुटवियर भी प्रोड्यूस कर रही है, साथ साथ अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट भी लेकर आ रही है, ठीक है, तो ऐसी फर्म्स को क्या बोलती हूँ मैं? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल प्रोडक्ट, जिनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है? लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर सबको मैनेज करना है, ठीक है। नाउ द 48th क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन बी, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिवाइड कर रही हूँ मैं अपने डिपार्टमेंट को, अपनी वर्क फोर्स को, ह्यूमन वर्क फोर्स को डिवाइड कर रही हूँ। कुछ ह्यूमन फोर्स मैंने क्लॉथ की जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको मैनेज करने के लिए लगा दी, कुछ को फुटवियर के लिए और कुछ को एफएमसीजी को मैनेज करने के लिए, कि भाई मुझे क्या, एक किसी फर्म को क्या होना चाहिए? इन सभी सेगमेंट से प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये किसका पार्ट है? डिविजनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। नाउ द 48th क्वेश्चन इज, a company invited applications through newspapers and online portals to fill vacant position। क्या हो रही है यहाँ पर? एप्लीकेशन बुलाई गई है, रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग का पार्ट है ये, थ्रू न्यूज़पेपर या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स टू फिल वैकेंट पोजीशन। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, किसका पार्ट है ये? सिलेक्शन का। सिलेक्शन इज अ क्या है? मतलब मैंने आपको बताया था, इट इज अ नेगेटिव एक्टिविटी जिसमें मैं सेलेक्ट करती हूँ और किसी को रिजेक्ट करती हूँ। रिक्रूटमेंट का पार्ट है ये, प्लेसमेंट का पार्ट है या फिर ट्रेनिंग का पार्ट है? रिक्रूटमेंट का पार्ट है ये। रिक्रूटमेंट इज कंसर्न विद चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, नहीं, ये तो मैं स्टाफिंग के अंदर करती हूँ, सेलेक्टिंग के अंदर। अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स, गिविंग जॉब ट्रेनिंग या सैलरी फिक्सेशन, किसका पार्ट है ये? अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स। मैंने कोई इस क्वेश्चन के अंदर था, मैंने क्या करा? एप्लीकेशन निकाल ली, वहां से एप्लीकेशन न्यूज़पेपर में डाली या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर डाली। अब जो उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग स्किल रखता है, स्किल सेट है, उन्होंने सबने क्या करा? अप्लाई कर दिया। इट इज ए पॉजिटिव एक्टिविटी। तो वहां पर क्या हुआ है? मैंने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, मेरी फर्म ने पोटेंशियल कैंडिडेट्स को। तो रिक्रूटमेंट इज कंसर्न्ड विद अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स। द कंपनी प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू वर्कर्स एट द वर्कफोर्स, ठीक है, वर्क प्लेस, अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज। किसी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज के अंडर या सुपरविजन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, और यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग। आपका लास्ट ऑप्शन है जो आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये ट्रेनिंग हो रही है? तो आपको मैंने बताया था, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ट्रेनिंग हो रही है तो मैं उसको क्या बोलती हूँ? ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलती हूँ। तो दीज आर द 50 क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द CUET जो बनते हैं, जैसे बन सकते हैं। आपको बताया कि कोई केस स्टडी भी आ सकती है, ठीक है, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। यहाँ पर अभी आपका पूरा जो भी बिजनेस स्टडी का सिलेबस है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जितना कंप्लीट हो गया है उसके अकॉर्डिंग आपके 50 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।